SC ST OBC बहुत कम है, सब जो है या तो बनिया हैं या फिर सवर्ण कास्ट के अपर कास्ट के लोग हैं। ये दलित SC ST OBC कब जा पाएंगे ऊपरी सदन में? देखिए, इस एंगल से देखना गलत है कि साहब वो तो जो वर्चस्व चाहते हैं वो तो ये अपने इस तरीके की हरकतें करेंगे जो वहाँ लोग हैं, लेकिन अब जो है राज्यसभा का प्रारूप बदलना चाहिए। इसमें ये अपर हाउस है, इसमें इलेक्शन का पैटर्न दूसरा है और यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी कुछ दूसरी है। हाउस ऑफ एल्डर्स के तरीके से इसे माना जाए। इसमें जिस तरीके से नौजवानों को, अनुभवहीन लोगों को वहाँ पे भेजा जा रहा है, तजुर्बा इतना है नहीं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, इनको एल्डर हाउस में भेजना गलत है। अगर जयंत को अनुभवहीन बता रहे हो आप? वो जनता के लोकप्रिय नेता हैं, उनके लिए लोकसभा से रास्ता खुलता है। वो मनमोहन सिंह नहीं है, वो चौधरी चरण सिंह है। तो गलत फैसला जयंत को राज्यसभा भेजना? ये उनका आपस का फैसला, मैं उनकी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हूँ, ये वो जाने। मेरा अपना मानना ये है कि हाउस ऑफ एल्डर्स के अंदर, और ख़ास तौर से पॉपुलर लीडर जो है वो लोकसभा से आना चाहिए और हाउस ऑफ एल्डर्स के अंदर विशेषज्ञ लोग जाने चाहिए। देखिए, इस वक्त ये है कि हेमा मालिनी भी पॉपुलर वोट से लोकसभा में पहुंच जाती हैं और कानून बनाती हैं और किसानों पे कानून बनाती हैं, जिस फील्ड की उन्हें कोई जानकारी नहीं है, तो वहाँ हम उनकी योग्यता का लाभ नहीं उठा पाते। लेकिन अगर राज्यसभा में इस तरीके के लोग पहुँचेंगे जिन्हें कृषि की जानकारी है, जैसे VM सिंह है, पार्टी से ऊपर उठ के होना चाहिए। और अब मेरा मानना तो ये है कि पार्टी आधार पर राज्यों के प्रतिनिधित्व की जगह हिंदुस्तान के अंदर डॉक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इंजीनियर्स का होना चाहिए, IT वालों का होना चाहिए, अर्थशास्त्रियों का होना चाहिए, जीव शास्त्रियों का होना चाहिए, जिन्होंने पढ़ाया है। बात नहीं सुनते कभी पूरी। मैं पढ़े हुए पे एतराज़ नहीं कर रहा, कहीं से भी पढ़ के आए हो, अच्छी बात। मैंने जयंत कहाँ से आ गया भाई? जयंत पकड़ के बैठ गया। मैं बात पूरी पॉलिसी की कर रहा हूँ, वो जयंत को पकड़े बैठे हैं। भाई क्या करेंगे? लेकिन वहाँ तो व्यापारी बहुत जा रहे हैं ऊपरी सदन में। उनका प्रतिनिधित्व ज़्यादा इस वजह से हो रहा है क्योंकि टिकट भी बिक रहे हैं। खरीदेगा कौन? किसके पास? जिसके पास पैसे होंगे। 1 करोड़ रुपए में बिकता है। बहुत करोड़ ले लेते हैं भाई। मैं और तुम तो सोच भी नहीं सकते। तो देखो, इंडिया में एक बड़ी अजीब चीज़ चल रही है जो तुम्हारे को समझ में नहीं आ रही क्योंकि दिखाई नहीं दे रही। स्कूटर पे चलने वाले पीयूष जैन के घर से 200 करोड़ रुपए नकद मिले, जो कि पैसे उसके अपने नहीं थे, वो उसमें कुछ परसेंटेज लेके वो उसका हैंडलर था। उस सेठ के ऐसे बताते हैं हिंदुस्तान भर में 10 हैं, और वो टैक्स चोरी के गुटके के पैसे हैं। ठीक है, एक IAS पकड़ी जाती है, उसके CA के यहाँ से, चलो मान लिया कि 2-4 करोड़ CA के भी होंगे, वो इतने कैश वहाँ पे रखे पड़ी है। ठीक है, और भी जगहों पे कि 26,000 करोड़ RK अग्रवाल लेके चले गए और इतने 1000 करोड़ फला गुप्ता जी, जैन साहब ले चले गए। तो इस तरीके की बातें सुनाई दे रही हैं, पर दोषी कौन पकड़ा जा रहा है? पिक्चर में उल्टा भी तो देखो ना इसका। दोषी पकड़ा गया पंजाब में आज़ादी के टाइम पे बड़े जमींदारों में शुमार चौधरी देवीलाल का, जो कि भारत के उप प्रधानमंत्री रहे, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। उनका बेटा जो स्वयं अपने आप में 4 बार मुख्यमंत्री रहा, उसे आय से अधिक संपत्ति वाले मामले में 6 करोड़ रुपए, 600 करोड़ कहते तो हम मान भी लेते भाई एक बार को कि चलो इल्ज़ाम सही लगाया। 6 करोड़ लगा के अपमान और कर रहे हैं और उसमें सजा और कर रहे हैं 4 साल की। तो 6 करोड़ रुपए नहीं होते क्या? 200 करोड़ रुपए कुछ होते नहीं क्या हैं? उन पर तो कार्रवाई हो रही है। अब वो तो राजा का बेटा राजा था, उसके पे तो 6 करोड़ के निकाल लिया तुमने हिसाब, और यहाँ इनके सारे माफ पड़े हैं। अरे तुम कर रहे हो किसकी बात? किसानों का नेता है, इस वजह से उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, किसान को तोड़ा जा रहा है। किसान प्रताड़ित होता है वैसे? किसान के पास प्रताड़ित तो होता है पर बर्दाश्त ज़्यादा है। वो मौसम की भी झेल जाए, फसल पकी खड़ी है, पूरे साल की मेहनत उसकी खड़ी है, और अचानक राम जी का मूड बदल गया, आ गई घटा गिर के, अब मारे होले पटापट बैठा है सिर पकड़े, तो प्रताड़ित तो होता है लेकिन उस पर बर्दाश्त भी बहुत है। क्या ठीक है राम जी अगली बार देख लिए। तो राज्यसभा किन लोगों को भेजना चाहिए आपकी नज़र से? प्रोफेशनल फील्ड्स के। दुनिया बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, तो नई फील्ड्स के। और जैसे मेरा अपना मानना ये है कि सशस्त्र बलों का जो चीफ है वो रिटायरमेंट के बाद क्या करे?
क्या वो बेकार हो गया? उसके जीवन भर का अनुभव बेकार हो गया? उसे राज्यसभा में होना चाहिए। वीके सिंह की तरह नहीं कि पहले पार्टी के नेताओं के चापलूसी कर देंगे, हमें एक टिकट दे दीजिए, हमें एक टिकट दे दीजिए। अबे तुझे देश की बात कहनी है, फौजी बनना, निर्दलीय लड़ जा। पहले तो वहाँ 20 जगह पे चढ़ावा हाथ जोड़ोगे, हमें भी एक टिकट दे दीजिए। और जिससे टिकट मांगने जा रहा है वो कहीं जो है प्राइवेट सोसाइटी में भी गार्ड बनने लायक नहीं है। फिर यार तो उनकी सीट रिजर्व होनी चाहिए कि भाई एक थल सेना का, एक नौसेना का और एक वायुसेना का। ये रिटायरमेंट के बाद जितने रिटायर्ड हैं वो आपस में तय कर लेंगे भाई अब की बार तो गोगोई महाजन साहब गोगोई चले गए वो जो कोर्ट ये से। जाने का तरीका गलत है। अगर यहीं ये हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट के हाँ। 2 जजेस राज्यसभा में रहेंगे रिटायरमेंट के बाद, जितने हैं रिटायर्ड हुए सुप्रीम कोर्ट के, वो आपस में तय कर लें कि भाई किसे भेजना है। तो मोदी जी वही तो कर रहे हैं, गोगोई को भेज दिया। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे पकड़े जाते हैं तो बहुत। तुम अपनी पट्टी भी नहीं भाई देखो, दरवाजा खुल के स्वागत के साथ आए, टिकट के साथ आप आए जजमेंट दे तो नहीं बढ़िया हैं। गोगोई साहब ने जजमेंट हाँ तो इनाम मिल तो गया। ये इनाम है, इनाम नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए। अगर ये सारे जजेस जो रिटायर्ड जजेस थे ये तय कर लेते कि भाई गोगोई को नहीं भेजना तो गोगोई नहीं जाता। पर ये तो विधायक चुनते हैं ना, किसी से क्या मतलब। अरे इलेक्टोरल कॉलेजेस होते हैं भाई। अब ये राज्यसभा का सदस्य कैसे चुना जाता है? राज्य से ही तो चुना जाता है। हाँ, बिल्कुल। क्या पब्लिक का वोट पड़ता है? ना विधायकों के। फिर ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट का हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हाई कोर्ट का हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो भाई 3 जज रहेंगे। ये जितने हिंदुस्तान भर के रिटायर्ड जजेस हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, ये आपस में डिसाइड कर लेंगे भाई ये चले जाएंगे अब की बार। ये भी ज्ञानी है, जाके बोलेगा तो कानून भाई। कॉलेजियम सिस्टम हो जाए राज्यसभा में भी। अरे वो सीनियर्स, वो अपने आप में जब रिजर्वेशन आपने जज के लिए कर दिया, ऐसे ही अगर आपने बिजनेसमैन के लिए कर दिया तो भाई ये ठीक है कि ये इस फील्ड के मछुआरों का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। फिल्मी दुनिया से आते तो हैं राज्यसभा में, बताइए क्या करते हैं वो। सचिन तेंदुलकर चले जाते हैं, वो कभी राज्यसभा नहीं। रेखा चली जाती हैं, वो जाती भी नहीं है सदन में। ये क्या काम करेंगे? वहाँ एक से करतूती भी है, नसरुद्दीन शाह को भेज के देख लो, भेज के देख लो। एक ही सेशन के बाद यही हाथ जोड़ के कह रहा हूँ भाई तुम मत आया करो यार। तो मना करते हैं क्या बुलाने के लिए? अरे भाई रेखा वहाँ जाएगी तो बुरी लगेगी क्या? वो तो बेचारी यूँ नहीं जाती है, सारे के सारे एमपी कर। तो हेमा मालिनी उन्हें ना फिर सभा दी है, ना राज्य दी है, ना राज्यसभा पति दी है। उन्हें कहाँ देख रहे थे? बोले भाई अपनी तो नजर ही नहीं हटी भाई। मैन विल बी मैन ऐड आता नहीं है, देखते नहीं हो क्या? अच्छा, योगी जी ने कहा है कि हम 2024 में 75 सीट जीतेंगे लोकसभा की। कहाँ से? पूरे यूपी से। अच्छा यूपी से। मैंने कि पूरे देश में 75 जीतने की बात करने लग गए। नहीं वो तो अच्छा 75 ठीक है, इतना 80 में से 75 ठीक है। वो 81 कह देते तुम रोक लेते। तुम तो अरे वो कह रहे हैं, कह लेने दो यार, वही तो कह रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात। वही होता है ना, यही दिक्कत है ना। और जो आप लोग कहते हो वो तो वो एक दिन ये कह दें बैठ के कि सबको रोजगार मिल जाए, भला हो जाएगा। अगर वो जो कहते हैं वही होता है तो ये कहलवा दो उनसे। दे तो दिया रोजगार सबको, शोभा यात्रा में जाइए, तलवार झंडे उठाइए। तुम व्यंग ज़्यादा करो, मुझे लगता है तुम ज़्यादा दुखी हो। ये व्यंग करने की यहाँ क्या जरूरत है? लोगों के दुख के ऊपर व्यंग कर रहे हो और हंस रहे हो। दुख है ये लोगों को। अरे देश की भारत माता की चीख निकली पड़ी है बेटा। फिल्म शोले में कहा था कि सबसे भारी बोझ क्या होता है? मतलब चीख निकली। बूढ़े बाप के कंधे पे जवान बेटे का जनाजा। नहीं, जवान बेटे के कंधे पे बेरोजगारी। घर में नहीं घुस पाता। तुम तो जो है यहाँ पे आए, 2 इंटरव्यू लिए, महीने के आखिर में 50,000 रुपए छापे। तुम्हें क्या पता बेरोजगारी किसे कहते हैं? चीख निकलने की बात कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राष्ट्र मंदिर बनना है। कितनी बड़ी बात है, देखिए। ऐसी बातें वो नए नहीं है करने वाले। ये लोग इसी तरीके से करते चीख निकलती चले तो उधर देखते ना सरकार। सुनो 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 सुनो, एक भारत में संघ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वो राष्ट्रवादी है, वो सनातनी विचारधारा का है। उसके मुखिया हैं मोहन भागवत जी। वो राष्ट्र को एक रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, उसका वो भविष्य है। मैंने उन्हें कभी भविष्य की बात करते नहीं देखा। वो हमेशा अतीत की और कैसी बातें करते रहेंगे जिनका कोई मतलब समझ में नहीं आता। लेकिन वो कभी राष्ट्र की समस्याओं के ऊपर नहीं बोलते। वो जिन समस्याओं के ऊपर बोलते हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे परालौकिक बातें बाबा लोग करते हैं। तो ये भी उसी विचारधारा के। भारत की बात कर रहे हैं, समस्या नहीं है ये। अखंड भारत में उन्होंने सिर्फ भूमि गिनी है या वहाँ के रहने वाले भी गिन लिए? पता नहीं क्या गिने, कह रहे हैं सब जो। अगर ये अखंड भारत के अंदर ये सारे आ गए
तो भाई साहब किसे ला रहे हो, अफगानिस्तान भी लिया होगे। अफगानिस्तान भी आएगा। बहुत बदमाश हैं बच्चे भी, वहाँ के यहाँ के जवानों से नहीं निपट लेंगे। क्या बात कर रहे हो, एक अफगानी का बच्चा इस बिल्डिंग में छोड़ दो, 2 तो उसका पूरी रास्ता बिल्डिंग भी के सोचा बच्चे होगा हैं। ना आरएसएस ने, क्या करना है। पहला अखंड भारत तो बनाए वो, और कह रहे हैं जो भारत में रहते तो पहले रास्ता बता देना फिर बना लेना। पहले बन गया वो रास्ता नाकामयाब ये हुआ पहले तो काम करते हैं बाद में देखते हैं, चाहे ओ GST वेरी हो, नोट बात, बंदी हो, ये पहले काम बात करते इतने सुंदर शब्दों में मैं भी नहीं कह सकता था जितने सुंदर शब्दों में आपने कहा है हैं। कि ये करते पहले हैं सोचते बाद में हैं।